1922 शिमला के बर्फीले पहाड़ों में एक जवान लड़का अराउंड 23 इयर्स का सिसिल होटल के बाहर खामोशी से खड़ा था। उसके पास ज्यादा कुछ नहीं था, ना कोई फैंसी कपड़े थे, ना कोई इन्फ्लुएंशियल कॉन्टैक्ट्स, बस एक छोटी सी उम्मीद थी कि शायद उसे यहाँ क्लर्क की जॉब मिल जाए। बट किस्मत ने उसको पहला झटका तब दिया जब होटल के गार्ड ने उसे सिर्फ उसके कपड़ों से और उसकी हालत को देखकर गेट के बाहर रोक दिया। मगर उस दिन उस लड़के ने हार नहीं मानी। Who knows that at that very moment he promised himself कि एक दिन मैं इस होटल का मालिक बनूंगा। और कुछ ही सालों बाद वही हुआ। जिस जगह से उसे बाहर निकाला गया था उसी जगह का वो ओनर बना। ना सिर्फ सिसिल होटल का बट पूरे इंडिया में एक ऐसे होटल चेन खड़ी करी जो आज लग्जरी हॉस्पिटैलिटी का दूसरा नाम बन चुकी है, द ओबरॉय होटल्स एंड रिजॉर्ट्स। ये स्टोरी है एम्बिशन की और एक ऐसे इंसान की हु रीरोट हिज डेस्टिनी, मोहन सिंह ओबरॉय। 1898 इंडिया के पंजाब प्रोविंस में एक ऐसी कहानी शुरू होती है जो आगे चलकर इंडियन हॉस्पिटैलिटी का चेहरा बदल देगी। मोहन सिंह ओबरॉय बॉर्न होता है एक नॉर्मल फैमिली में। वो सिर्फ 6 महीने के थे जब एक एपिडेमिक ने उनके फादर को छीन लिया, बट हर मदर डिडंट गिव अप। मोहन की मदर ने इंश्योर किया कि उन्हें एजुकेशन मिले। एट द एज ऑफ 16 उन्होंने कॉलेज एजुकेशन के लिए लाहौर जाके DAV कॉलेज को ज्वाइन कर लिया और वहाँ उनकी लाइफ में 2 खास चीज़ें हुई। पहला, उन्होंने इंग्लिश में कम्युनिकेट करना सीखा और दूसरा, उन्हें एक शू फैक्ट्री में पार्ट टाइम जॉब मिल गई। देखते ही देखते उन्होंने डिज़ाइन और प्रोडक्शन प्रोसेस को डीपली समझ लिया। वो एक नॉर्मल वर्कर से पहले सुपरवाइजर बने और फिर फुल टाइम मैनेजरियल पोजीशन पे आ गए। जिंदगी थोड़ी संभली थी, एक अच्छी जॉब और हर दिन के स्ट्रगल से थोड़ा सा रिलीफ। मोहन को लगा अब सब ठीक हो रहा है, बट उसी टाइम इंडिया भी एक चेंज के मोड पे था। 1919 ब्रिटिशर्स ने रॉलेट एक्ट इम्पोज किया जिसके अगेंस्ट पूरी कंट्री में प्रोटेस्ट भड़क उठे और इस पॉलिटिकल अनरेस्ट का असर बिजनेसेस पर पड़ा और उनमें से एक थी मोहन की शू फैक्ट्री। कुछ साल तो मुश्किल से काम चल रहा था, बट एट लास्ट 1922 में फैक्ट्री का शटर परमानेंटली गिर गया। मोहन के हाथों से उनकी जॉब फिसल गई बिना किसी वार्निंग, एकदम से। ऊपर से पर्सनल लाइफ में भी सब नया था। मोहन की नई शादी ईशारन देवी से हुई थी और एक छोटी सी बेटी भी हुई। घर चलाना जरूरी था लेकिन जेब खाली थी। तब मोहन ने एक स्टेप उठाया, एक ऐसे पहाड़ों के शहर की तरफ जिसका नाम उस वक्त सिर्फ एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन था, शिमला। उस टाइम गर्मियों में शिमला ही ब्रिटिश इंडिया का समर कैपिटल होता था। हर तरफ यहाँ हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स और टूरिस्ट की भीड़ लगी रहती थी। मोहन के लिए ये शहर सपनों जैसा था। लगता था काम यही मिलेगा, लेकिन जिंदगी ने पहला झटका जल्द ही दे दिया। शिमला में उनका पहला ही जॉब इंटरव्यू फ्लॉप हो गया। रिजेक्शन एक्सेप्ट करना आसान नहीं था। बिना किसी डायरेक्शन के वो सड़क पर चलते जा रहे थे, ना गुस्सा ना आंसू, सिर्फ एक अकेलापन। और तभी जैसे किस्मत ने एक सीन लिखा हो, वो अचानक एक मैसिव कॉलोनियल स्टाइल बिल्डिंग के सामने खड़े हो गए। ये था द सिसिल होटल, शिमला का सबसे रॉयल, सबसे ग्लैमरस एड्रेस। यहाँ यूनिफॉर्म में स्टाफ एकदम डिसिप्लिन में काम कर रहे थे। मोहन वहां कुछ देर तक सिर्फ देखते रहे, आंखों में फैसिनेशन। सिसिल के गेट के बाहर से मोहन टुक अ डीप ब्रेथ और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ होटल के अंदर जाने लगे। लेकिन उस टाइम के लग्जरी होटल्स में सिर्फ कपड़ों से ही आपका स्टेटस डिसाइड हो जाता था। सिसिल के गार्ड ने एक नज़र में उनका हाल समझ लिया और सीधा रोका, यहाँ नहीं जा सकते। बट मोहन उन लोगों में से नहीं थे जो पहले नो में हार मान ले। वो होटल के बाहर ही रुक गए, आंखें गेट पे थी जैसे किसी पल का इंतजार हो, और वो पल आया भी। थोड़ी देर बाद होटल के मैनेजर बाहर निकले। मोहन सीधे उनके पास गए, रिस्पेक्टफुल टोन में कहा, आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब सर, डू यू हैव अ वैकेंसी एट द सिसिल? मैनेजर पहले तो शॉक हुए, एक सिंपल से लड़के की इंग्लिश इतनी ठीक। वो ये सुनकर काफी इम्प्रेस हुए। अगले ही दिन मोहन को सिसिल होटल में एक क्लर्क की जॉब मिल गई। सैलरी थी 50 रुपीज पर मंथ। शायद पैसे कम थे, लेकिन ये एक गेटवे था किसी बड़े सपने के अंदर जाने का। सिसिल होटल में मोहन की पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी थी
कोल की सप्लाई और स्टॉक को मैनेज करना। काम थोड़ा रफ था, लेकिन मोहन का दिमाग हमेशा कुछ नया सोचता रहता था। जल्द ही उन्होंने ऑब्जर्व किया कि अगर रेगुलर कोल की जगह कोल डस्ट से बनी बॉल्स यूज की जाए तो काफी पैसा बचाया जा सकता है। ये कोल बॉल्स सस्ती भी थी और उनकी सबसे बड़ी क्वालिटी भी, स्लो बर्निंग। रात भर बॉयलर्स चालू रहते थे बिना ज्यादा फ्यूल खर्च किए, और सुबह बस थोड़ी सी नॉर्मल कोल डालकर इंस्टेंटली पानी गर्म हो जाता था। मोहन ने अपना आइडिया इम्प्लीमेंट किया और रिजल्ट था होटल की फ्यूल कॉस्ट में नोटिसेबल सेविंग्स। बट हिज कैपेसिटी डिडंट स्टॉप हियर। मोहन को टाइपिंग और शॉर्ट हैंड राइटिंग भी आती थी, जो उन दिनों में एक रेयर स्किल थी। धीरे धीरे उन्होंने होटल मैनेजर के लिए डॉक्यूमेंटेशन और ऑफिशियल लेटर्स लिखने शुरू कर दिए। उनकी एफिशिएंसी, स्मार्ट थिंकिंग और प्रोफेशनलिज्म से मैनेजर काफी इंप्रेस हुए। कुछ ही टाइम में मोहन को प्रमोट करके गेस्ट क्लर्क बना दिया गया और साथ ही सैलरी भी इंक्रीज हो गई। सिसिल होटल में काम करते वक्त मोहन सिंह ओबरॉय किसी भी आम एम्प्लॉय जैसे नहीं थे। वीआईपी गेस्ट के रहने का तरीका, उनकी पसंद नापसंद, मोहन हर चीज को ऑब्जर्व करते थे। उन्होंने कैशियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी अपने ऊपर ले ली, जिससे उनका डायरेक्ट कनेक्शन गेस्ट के साथ और डीप हो गया। 1925 तक मोहन not only knew how to impress the crème de la crème, but also understood hotel operations inside out. तभी एक न्यू ट्विस्ट आया। सिसिल होटल के मैनेजर मिस्टर क्लार्क ने डिसाइड किया कि अब वो अपना खुद का होटल खरीदेंगे। शिमला में उन्होंने एक 50 रूम प्रॉपर्टी खरीदी, जो पहले कार्ल्टन होटल के नाम से जानी जाती थी, लेकिन न्यू ड्रीम्स के साथ उसका नाम भी न्यू रखा गया, क्लार्क होटल। क्लार्क ने मोहन को बुलाया, लेकिन क्लर्क बनने के लिए नहीं, बल्कि इस बार उन्हें ऑफर मिला एक पार्टनरशिप का। और जैसे ही मोहन ने पार्टनरशिप एक्सेप्ट की, उनका विजन जैसे अनलॉक हो गया। क्लार्क होटल अब उनका कैनवस था। सबसे पहले उन्होंने क्लार्क होटल को एक नया लुक में ट्रांसफॉर्म करना शुरू किया, स्पेशली बार को अपग्रेड किया, जिससे यंग ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफिसर्स का इन्फ्लक्स बढ़ने लगा। लेकिन मोहन सिर्फ एम्बियंस पे नहीं रुके। उन्होंने ब्रिटिश ऑफिसर्स से पर्सनली कनेक्शन बनाया, उन्हें पर्सनली इनवाइट किया और उनके लिए टेलर्ड मेड हॉस्पिटैलिटी रेडी की। बैक स्टेज पे थी उनकी लाइफ पार्टनर ईशारन देवी। हर सुबह वो खुद मार्केट जाती थी सप्लाईज लाने, सब कुछ अपने सुपरविजन के अंदर सिलेक्ट करती थी ताकि क्वालिटी या प्राइस में कोई कॉम्प्रोमाइज ना हो। एंड विद इन अ फ्यू मंथ्स रिजल्ट दिखने लगे। क्लार्क होटल की ऑक्यूपेंसी ऑलमोस्ट डबल होकर 80% तक पहुंच गई। होटल में एक न्यू एनर्जी और आइडेंटिटी थी, बट एक अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट आया। मिस्टर क्लार्क की वाइफ की तबीयत बहुत खराब हो गई। क्लार्क ने डिसाइड किया कि अब उन्हें इंग्लैंड वापस जाना होगा और ये होटल बेचना पड़ेगा। प्राइस रखा गया 20,000 रुपीज, जो उस टाइम एक बड़ा अमाउंट था। मोहन वॉज कम्प्लीटली डिवास्टेटेड। जिस सपने को उन्होंने शेप दिया था, वो अब किसी और के हाथ जा सकता था, और सबसे बड़ा चैलेंज, उनके पास इतने पैसे नहीं थे। तभी ईशारन देवी ने एक ऐसा स्टेप उठाया जो किसी भी वाइफ के लिए आसान नहीं होता। उन्होंने अपनी सारी ज्वेलरी बेच दी, बट फिर भी पैसे कम पड़ रहे थे। बचे हुए अमाउंट के लिए मोहन ने अपने गांव के एक मनी लेंडर से हाई इंटरेस्ट लोन उठाया, एक काफी डेंजरस गैम्बल। 34 की एज में मोहन सिंह ओबरॉय बन गए क्लार्क होटल के ऑफिशियल ओनर, लेकिन एक ह्यूज डेब्ट के साथ। अब हर पैसा इंपॉर्टेंट था। हर अर्निंग को वापस होटल में लगाया और सिर्फ 2 साल में उन्होंने पूरा लोन चुका दिया, बिना किसी कॉम्प्रोमाइज के, प्योर डिग्निटी के साथ। बट अब मोहन सिर्फ एक 50 रूम होटल तक लिमिटेड नहीं रहना चाहते थे। उनका विजन अब कहीं ज्यादा बड़ा था, एक पूरा हॉस्पिटैलिटी एम्पायर खड़ा करने का। मीनवाइल उन्हें एक न्यूज मिलती है, कलकत्ता में एक ग्रैंड प्रॉपर्टी लीज पे अवेलेबल है। ये कोई ऑर्डिनरी होटल नहीं था, ये था द ग्रैंड होटल, उस टाइम के इंडिया का एक सबसे बड़ा और प्रेस्टिजियस होटल। ये वही ग्रैंड था जिसमें पहली बार कलकत्ता ने हाइड्रोलिक लिफ्ट देखी थी। रॉयल फैमिली, सेलिब्रिटीज, ब्रिटिश डिग्निटरीज, सब ने यहीं स्टे किया था। बट इस सिटी के इस आइकन के साथ एक ट्रेजेडी जुड़ी हुई थी। कुछ ही टाइम पहले होटल में कंटामिनेटेड वाटर की वजह से टाइफॉइड का आउटब्रेक हुआ, wherein 6 people died। उस इंसिडेंट ने ग्रैंड की रेपुटेशन को मिट्टी में मिला दिया था।
होटल बंद पड़ चुका था और ओनर्स इसे लीज पे देना चाहते थे। मोहन के सामने एक क्रॉस रोड था, या तो वो शिमला में अपना सेफ स्टेबल क्लार्क होटल चलाते रहते और टेस्ट हिज लक विद अ मैसिव रिस्क। वेल, मोहन ने वही किया जो विजनरी करता है। 8,000 रुपीज पर मंथ के लीज पे ग्रैंड होटल ले लिया। बट जब वो बिल्डिंग के अंदर गए तो वो डर गए। हर दीवार पे धूल जमी हुई थी, सीलिंग से प्लास्टर झड़ रहे थे और इंटीरियर्स का हाल इतना खराब था जैसे जगह ने सालों से इंसान नहीं देखा हो। मोहन को लगने लगा, क्या मैंने गलत डिसीजन तो नहीं ले लिया? पर ये उनकी आदत नहीं थी कि वो डर कर पीछे हट जाए। उन्होंने इंस्टेंटली एक न्यू लोन लिया और शुरू किया एक मैसिव क्लीन अप ड्राइव। पूरे होटल को एक रॉयल मेकओवर दिया गया और उसी के साथ ग्रैंड के पुराने ट्रेंड और लॉयल स्टाफ को वापस बुलाया। बट ग्रैंड होटल का मेकओवर सिर्फ मार्बल पिलर्स और शैंडलियर्स तक लिमिटेड नहीं था। एक चीज अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई थी, रेप्यूटेशन। टाइफाइड आउटब्रेक का डर अभी भी लोगों के दिल में बैठा हुआ था। मोहन जानते थे कि अगर उन्हें ग्रैंड को वापस ग्लोरी पे ले जाना है तो सिर्फ दिखावे से नहीं चलेगा, ट्रस्ट वापस जीतना होगा। सबसे पहला स्टेप, उन्होंने होटल का पूरा प्लम्बिंग सिस्टम ही फेंक दिया। पानी की सेफ्टी के लिए कोई रिस्क नहीं लिया गया। हर सुबह वो खुद स्टाफ इंस्पेक्शन करते थे। क्लेanलीनेस होटल का न्यू कल्चर बन गया। स्लोली एंड स्टेडली लोगों के बीच एक न्यू बात फैलने लगी, ग्रैंड होटल सिर्फ वापस ओपन नहीं हुआ है, ये अब और भी ज्यादा प्रीमियम है और 100% सेफ भी। रॉयल गेस्ट, एलीट ऑफिसर्स, बिजनेसमैन सब ने ग्रैंड को फिर से एक्सेप्ट किया। नेक्स्ट 2 इयर्स में ऑक्यूपेंसी स्टेडली ऊपर जाने लगी और मोहन का सपना फिर से सच होने लगा। बट जैसे ही सक्सेस नजर आने लगी, एक न्यू क्राइसिस सामने आ गया, वर्ल्ड वॉर। जैसे ही वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ, कैलकाटा एक इंपॉर्टेंट बेस बन गया। ब्रिटिश आर्मी के हजारों सोल्जर्स यहाँ भेजे गए और उनका रहने के लिए गवर्नमेंट को बहुत सारी जगह चाहिए थी। ऑर्डर्स निकल गए और द ग्रैंड होटल भी उन बिल्डिंग्स में इंक्लूडेड था जो आर्मी के कंट्रोल में लिया जा रहा था। मोहन के लिए एक ये नाइटमेयर जैसा था। जिस होटल को उन्होंने अपने खुद के दम पे खड़ा किया था, अब वो उनके हाथ से छीनने वाला था। उन पे ऑलरेडी लोन था, वो बैंकरप्ट हो सकते थे। उन्होंने डिसाइड किया कि वो पर्सनली ब्रिटिश जनरल से मिलेंगे। ये एक मेक और ब्रेक मोमेंट था। मीटिंग में उन्होंने कामली समझाया, अगर आप खुद सोल्जर्स के स्टे और फूड का सिस्टम हैंडल करेंगे तो आपको 12 रुपीज पर सोल्जर पर डे लगेगा, लेकिन मैं सिर्फ 10 रुपीज में सब कुछ एफिशिएंटली मैनेज कर सकता हूँ। ये एक स्मार्ट पिच थी और जनरल को आइडिया पसंद आ गया। डील हो गई। अब नया चैलेंज था, एक लग्जरी होटल को एक लो कॉस्ट आर्मी डॉर्मेट्री में कैसे कन्वर्ट करा जाए और साथ ही प्रॉफिट भी बनाया जाए। मोहन ने इंस्टेंटली प्लानिंग शुरू कर दी। सारे एक्सपेंसिव इंटीरियर्स केयरफुली निकलवा के सेफ स्टोरेज में रख दिए गए। किंग साइज बेड्स हटाकर आर्मी स्टाइल कैंप कॉट्स डाल दिए। लग्जरी सर्विस सब हटा दिए गए। उनकी जगह बेसिक आर्मी लेवल फैसिलिटीज इंट्रोड्यूस कर दी गई। और फिर आया मोहन का मास्टर स्ट्रोक। होटल के हर यूजेबल एरिया में बेड्स लगवा दिए। रिजल्ट, एक होटल जो नॉर्मल सिचुएशन में 1400 लोगों के लिए बना था, अब 4000 सोल्जर्स को होस्ट करने लगा। मतलब 40,000 रुपीज का डेली रेवेन्यू। वॉर टाइम में जब बिजनेसेस बंद हो रहे थे, डे आफ्टर डे मोहन टर्न्ड हिज प्लानिंग एंड करेज इनटू प्रॉफिट। 1945 तक जब वॉर खत्म हुआ, मोहन सिंह ओबरॉय करोड़ों कमा चुके थे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ग्रैंड होटल वापस ओपन हो चुका था, इस बार और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग इमेज के साथ। ग्रैंड होटल की मैसिव सक्सेस के बाद मोहन सिंह ओबरॉय रुकने वाले नहीं थे। उन्होंने डिसाइड किया कि अब टाइम आ गया है एक पैन इंडिया होटल चेन बनाने का। और इस विजन को रियलिटी बनाने के लिए उनका नया टारगेट था एसोसिएटेड होटल्स ऑफ इंडिया, एक प्रेस्टिजियस ग्रुप जो उस टाइम की इंडिया के 8 मोस्ट लग्जूरियस होटल्स का मालिक था। और हाँ, उनमें से एक होटल था सिसिल होटल, वही जहां मोहन को कभी एंट्री तक से मना कर दिया गया था। बट टाइम चेंजेस एवरीथिंग। AHI का मैनेजमेंट धीरे धीरे वीक हो चुका था और उनके होटल्स लॉसेस में जा रहे थे। यहाँ मोहन ने दिखाया अपना स्ट्रैटेजिक ब्रिलियंस।
उन्होंने स्ट्रैटेजिकली अपने ग्रैंड होटल के प्रॉफिट्स का यूज करते हुए AHI के शेयर्स खरीदने शुरू कर दिए और फाइनली एक दिन ऐसा आया जब मोहन सिंह ओबरॉय ने AHI का कंट्रोलिंग स्टेक एक्वायर कर लिया। अब वो सिर्फ एक होटेलियर नहीं बट इंडिया के सबसे एक्सक्लूसिव हॉस्पिटैलिटी एम्पायर के ओनर बन चुके थे। और सबसे इमोशनल मोमेंट, सिसिल होटल, जहाँ कभी उन्हें आउटसाइडर समझा गया था, अब उस होटल के वो ऑफिशियल ओनर बन चुके थे। जहाँ कभी दरवाज़ा उनके लिए बंद था, अब उसी दरवाजे पर उनका नाम लिखा था, मोहन सिंह ओबरॉय। अब मोहन के दिमाग में एक बात क्लियर थी, मेरे होटल सिर्फ इंडिया के बेस्ट नहीं, दुनिया के बेस्ट होने चाहिए। और इस गोल को अचीव करने के लिए उन्होंने लिया एक विजनरी स्टेप। 1952 में उन्होंने एक 3 मंथ ग्लोबल टूर प्लान किया, लेकिन ये वेकेशन नहीं थी, ये एक लर्निंग एक्सपीडिशन थी। लंदन का डॉर्चेस्टर, पेरिस का जॉर्ज वी, पोर्टोरिको का हिल्टन, मोहन ने दुनिया के टॉप होटल्स में स्टे किया, लेकिन वो एक गेस्ट बन के नहीं, एक साइलेंट ऑब्जर्वर बन के गए। हाथ में हमेशा होती थी एक नोटबुक और एक पेन। ही केयरफुली टुक नोट ऑफ एवरीथिंग। सिर्फ 3 मंथ्स में उन्होंने 25 वर्ल्ड क्लास होटल्स का डीप ऑडिट कर लिया। वो वापस इंडिया आए और फिर शुरू हुई रियल ट्रांसफॉर्मेशन। उन्होंने अपने हर होटल के किचन लेआउट को इंटरनेशनल हाइजीन नॉर्म्स के हिसाब से रीडिजाइन किया। रूम इंटीरियर्स में मॉडर्न एस्थेटिक्स लाए गए, पब्लिक एरियाज को ग्रैंड बनाया गया, इवन मेन्यूज में उन्होंने फ्यूजन और इंटरनेशनल फ्लेयर इंट्रोड्यूस कर दिया। और बस वहीं से उनके होटल्स ने दुनिया के किसी भी 5 स्टार से टक्कर लेना शुरू कर दिया। लेकिन मोहन वही रुकने वाले नहीं थे। 1955 में उन्होंने एक नया ट्रेंड स्पॉट किया। इंडिया के वो हिस्टोरिक पैलेसेस जहां कभी राजा महाराजा रहते थे, आज खाली पड़े थे। इस खाली स्पेस में उन्होंने देखी एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी। रॉयल फैमिली से पर्सनली नेगोशिएट करके उन्होंने स्टार्ट किया कश्मीर के महाराजा हरि सिंह के गुलाब भवन पैलेस से, जिसे उन्होंने कन्वर्ट कर दिया एक रीगल लग्जरी होटल में। और इसी के साथ इंडिया को मिला उसका पहला असली पैलेस होटल। 1970 तक ओबरॉय ग्रुप का कॉन्फिडेंस स्काई हाई था, बट हर एम्पायर के सामने एक दिन एक चैलेंजर जरूर आता है, और ओबरॉय के लिए वो चैलेंजर था द ताज होटल ग्रुप। 1971 तक ताज का सिर्फ एक फ्लैगशिप प्रॉपर्टी था, ताज महल पैलेस मुंबई। बट फिर उसके बाद उन्होंने मुंबई से बाहर अपना पहला होटल खोला। ताज ग्रुप होटल स्टार्टेड इट्स एक्सपेंशन फ्रॉम उदयपुर। उन्होंने ड्रीमी लेक पैलेस को एक अल्ट्रा लग्जरी होटल में कन्वर्ट किया। फिर 1972 में जयपुर के रामबाग पैलेस को ट्रांसफॉर्म किया गया, जहां एक टाइम पे महारानी गायत्री देवी रहती थी। 1976 में दिल्ली में ताज की एंट्री हुई। उन्होंने कैपिटल में अपना प्रेजेंस रजिस्टर करवा दिया, और बस यहीं से शुरू हो गई एक न्यू एज रेस ताज और ओबरॉय के बीच। 1980s तक ताज होटल्स हर मेजर इंडियन सिटी में अपना फ्लैग अनफर्ल कर चुका था। ओबरॉय ग्रुप को एक बात क्लियर थी, अगर ताज को कंपटीशन देना है तो उसी सिटी में देना होगा जहां ताज का राज है, और वो सिटी थी मुंबई, इंडिया की फाइनेंशियल कैपिटल और ताज महल पैलेस का होम टर्फ। ड्यूरिंग 1970s मोहन ने डिसाइड किया कि वो मुंबई के नरीमन पॉइंट पे एक आइकॉनिक होटल बनाएंगे स्क्रैच से, अपने टर्म्स पे। प्लान था 34 फ्लोर्स, 500 रूम्स और डिजाइन ऐसा जो स्काई लाइन में ताज से अलग पहचाना जाए। इनिशियल बजट था 7 करोड़, लेकिन जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन बढ़ती गई, कॉस्ट 7 करोड़ से 20 करोड़ तक पहुंच गई। ओबरॉय ग्रुप ने इस एम्बिशियस प्रोजेक्ट के लिए लोन उठाया था, बट देयर वाज अ टाइम जब सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट्स 1.2 लाख पर डे होने लगे। फाइनेंशियल प्रेशर इतने इंटेंस थे कि पूरा ग्रुप का कैश फ्लो हिल गया। बोर्ड मीटिंग्स में ये बात होने लगी, क्या प्रोजेक्ट रोकना पड़ेगा? लेकिन यहाँ मोहन सिंह ओबरॉय ने वही किया जो सिर्फ लेजेंड्स करते हैं। उन्होंने खुद मुंबई शिफ्ट करके साइट पे कैंप लगाया। अगले 6 महीने तक वो हर दिन कंस्ट्रक्शन साइट पे पर्सनली मॉनिटरिंग करते रहे, और फाइनली 1973 में नरीमन पॉइंट का वो मैग्निफिसेंट होटल ऑपरेशनल हो गया। ये सिर्फ ओबरॉय ग्रुप का कमबैक नहीं था,
ये एक रोरिंग रिप्लाई था ताज ग्रुप के डोमिनेंस को। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। 1975 में एक ऐसा ट्विस्ट आता है जो ओबरॉय ग्रुप के लिए एक बुरा सपना बन सकता है। प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने इंडिया में इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी, एक ऐसा टाइम जब डेमोक्रेसी फ्रीज थी एंड द इकोनॉमी स्लोड डाउन। पूरे इंडिया में अनसर्टिनिटी थी। फॉरेन टूरिस्ट ने इंडिया आना बंद कर दिया, डोमेस्टिक ट्रैवल ऑलमोस्ट ज़ीरो हो गया। सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ था होटल इंडस्ट्री पे, और ओबरॉय ग्रुप भी इस फाइनेंशियल स्टॉर्म का शिकार बन गया। डेब्ट का प्रेशर इतना बढ़ चुका था कि बोर्ड के अंदर ये डिस्कशंस होने लगी, क्या हमें मुंबई का होटल बेच देना चाहिए। लेकिन मोहन सिंह ओबरॉय ने इस ऑप्शन को इंस्टेंटली रिजेक्ट कर दिया। टू फाइंड अ सॉल्यूशन टू दिस मैसिव प्रॉब्लम, उन्होंने एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी स्पॉट की। लेबनान में सिविल वॉर चल रही थी। जो अरब बिजनेसमैन पहले बेरूत जाते थे लेजर और बिजनेस के लिए, अब उनका फोकस मुंबई की तरफ शिफ्ट होने लगा। मोहन ने शिफ्ट को सिर्फ नोटिस नहीं किया, उन्होंने इसे कन्वर्ट किया एक स्ट्रैटेजिक मास्टर स्ट्रोक में। उन्होंने अपने होटल के 200 स्टाफ मेंबर्स को क्रैश कोर्स के थ्रू अरबिक बोलना सिखवाया। रूम सर्विस, डायरेक्टरीज, मेन्यू कार्ड, सब कुछ अरबिक में प्रिंट करवाने लगे। और सबसे बड़ा स्टेप, फूड मेन्यू में ऑथेंटिक अरबिक डिशेस ऐड किए गए। इन सभी स्टेप्स का डायरेक्ट इम्पैक्ट देखा। अरब गेस्ट के लिए ओबरॉय होटल बन गया मुंबई का प्रेफर्ड लग्जरी डेस्टिनेशन। Within a few years, ओबरॉय ग्रुप ने ना सिर्फ अपने लोन क्लियर कर दिए, बल्कि मुंबई वाले होटल से मैसिव प्रॉफिट्स जनरेट किए। मोहन ने एक बार फिर अपने आप को प्रूव कर दिया। इस सक्सेस के साथ ओबरॉय ग्रुप ने खुद को सिर्फ इंडिया का नहीं, एशिया का मोस्ट आइकॉनिक लग्जरी होटल चेन्स में इंक्लूड कर लिया। और मोहन सिंह ओबरॉय एक ऐसे विशनरी बन गए जिन्होंने अपनी सोच, मेहनत और रिफ्यूजल टू सेटल फॉर सेकंड बेस्ट से एक लेजेंड लिख दिया। उनका मंत्र सिंपल था, कभी भी सेकंड बेस्ट को एक्सेप्ट मत करो। और यही सोच उन्होंने हर होटल, हर सर्विस, हर गेस्ट एक्सपीरियंस में उतारी। आज ओबरॉय ग्रुप के पास है 32 वर्ल्ड क्लास लग्जरी होटल्स और एक ऐसी ग्लोबल रेपुटेशन जो एक्सीलेंस का एग्जाम्पल बन चुकी है। लेकिन सबसे इंस्पायरिंग बात यह है, हजारों करोड़ों के इस एम्पायर के पीछे वो इंसान था जो कभी एक होटल का क्लर्क हुआ करता था, जिसे एक ज़माने में सिर्फ दरवाजे के बाहर रुकने को कहा गया था, और आज उसका नाम दुनिया के ग्रैंडेस्ट होटल डोर्स पर गोल्डन लेटर्स में लिखा है। So this was the story of Mohan Singh Oberoi, which proves that with vision and courage, even the impossible becomes possible. If you found this story inspiring, don't forget to like, share and subscribe to my channel, Hey Shamli. I'll see you in the next video.